हाय एवरीवन। सो अपना चल रहा है बायनोमियल थ्योरम और ये पार्ट 5 होने वाला है। तो चलो फिर क्लास शुरू करते हैं आज का। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि सो दैट देयर इज नो टर्म कॉन्टेनिंग x का पावर 6 इन दिस। इस एक्सप्रेशन में जैसे कि हम लोग इस एक्सप्रेशन को अभी खोलेगा तो टोटल हम लोग को कितना एक्सप्रेशन मिलेगा, टर्म मिलेगा 14। 14 क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 13 है, पावर में तो 13 है। 13 होने से क्या होता है, एक ज्यादा टर्म मिलता है। तो टोटल हमको जो टर्म मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा 14। ठीक है यहाँ तक? चलो बढ़िया। अब क्वेश्चन बोलता है कि जब तुम इसको एक्सपांड करेगा तो टोटल तुमको कितना टर्म मिलेगा, तुमको मिलेगा 14। उस 14 के अंदर ऐसा कोई टर्म है ही नहीं जिसमें x का पावर, ठीक है, ऐसा कोई टर्म है ही नहीं जिसमें x का पावर, तो ये तुमको प्रूफ करके बताना है। तो कैसे प्रूफ करेगा? एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया। करना क्या है, करना ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है, क्वेश्चन बोलता है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ऐसा कोई टर्म है ही नहीं जिसमें x का पावर 6, ये प्रूफ करके तुम बताओ। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेगा हम लोग, एक बार मान के चलता है कि कोई एक टर्म है tr+1 जिसमें x का पावर 6, ये हम लोग मान के चला है। तो ठीक है, फिर सॉल्व करता है। यहाँ पे टर्म का फॉर्मूला लगा दिया इसमें, ठीक है, टर्म का फॉर्मूला लगा दिया tr+1 और इसको हम लोग सॉल्व किया तो ले दे के हम लोग यहाँ पहुंचा। ठीक, ले दे के हम लोग यहाँ पहुंचा। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि x का पावर जो है वो 6 होना चाहिए, लेकिन हमको तो यहाँ पे ये दिख रहा है। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि ये जो चीज है ना, ये 6 के इक्वल होना चाहिए। तो ठीक है, फिर हम लोग ले लिया यहाँ पे = 6 और इसको हम लोग सॉल्व किया तो हमको r का वैल्यू कितना मिला, 7/3। अब 7/3 क्या है, ये एक फ्रैक्शन नंबर है। 7/3 क्या है, ये एक फ्रैक्शन नंबर है और r का वैल्यू कभी भी एक फ्रैक्शन नहीं हो सकता। समझ रहे हैं, r का वैल्यू कभी भी एक फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता है, इसीलिए ये इम्पॉसिबल है r का वैल्यू 6 होना। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई टर्म है ही नहीं। अगर ये मान लो नेचुरल नंबर आता है, मतलब 5, 6, 7 कुछ भी आ जाता है, नेचुरल नंबर आता, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा टर्म है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आने का मतलब ये है कि ऐसा कोई टर्म है ही नहीं। तो अगर तुमको प्रूफ करने बोलेगा तो तुम एक बार टर्म मान लेना कि चलो यही टर्म है। इसके बाद में इसको टर्म का फॉर्मूला लगा देना और यहाँ पे देखो 13 - 3r दिख रहा है, तो इसको इक्वल टू कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 6 ले लिया हम लोग। अब ले लुआ के हम लोग यहाँ पे r का वैल्यू निकाला है कितना, 7/3। अब 7/3 मिला इसको, जो कि इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि ये एक फ्रैक्शन नंबर है और फ्रैक्शन नंबर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता फ्रैक्शन नंबर? अब फ्रैक्शन नंबर क्यों नहीं हो सकता? तो बात ऐसा है कि जैसे कि मान लो हम बोला कि 5, ठीक है, क्या बोला हम, 5 से 3, मतलब 5 में से हमको 3 लेना है। 5 में से हमको कितना है, 3 लेना है। लेकिन कभी भी जो 3 है ना, ये 3 एक होल नंबर होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोल रहे हैं कि 5 में से हम 4.5 ले रहा है, 3.5 ले रहा है, 3/2 ले रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो ऊपर वाला n है और ये जो नीचे वाला r है, ये हमेशा एक होल नंबर होना पड़ेगा, एक नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन में काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये जो टर्म है यहाँ पे हमको मिला 7/3 और 7/3 r का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम बोल सकता है कि ऐसा कोई टर्म इसमें है ही नहीं। आगे कहानी समझ में? बढ़िया, चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये देखो नया क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है, बोलता है इफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस इन दिस आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टेढ़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बढ़िया समझ लेना पहले, ठीक है। इस टाइप का 2-4 तो पीछे बाद में और भी आएगा, तो इसको अगर समझ लिया ना तो पीछे वाला जो क्वेश्चन आने वाला है वो ठीक हो, वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको देखो करना क्या है। अब बोलता है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस, अब जैसे कि ये एक्सप्रेशन हम लोगों को दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे टोटल 9 दिया हुआ है n में, तो इसमें जो टोटल टर्म बनेगा कितना बनेगा, 10 टर्म बनेगा। अब देखो, अब इस 10 टर्म में से कोई एक टर्म है जिसमें x का पावर और एक और टर्म है जिसमें x का पावर 3 है। ये तो पक्का है कि ये है, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है। इसके साथ में कुछ कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब कोई नंबर है, कुछ भी नंबर हो सकता है, 10। और यहाँ पे भी एक कोफिशिएंट है, ये भी है 10।
ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब 10 नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों का दोनों जो कोफिशिएंट है वो दोनों सेम है इस एक्सप्रेशन में। फिर से एक बार समझ लो, जैसे कि हम लोग ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको हम लोग एक्सपांड किया तो टोटल हम लोग को 10 टर्म मिलेगा। 10 टर्म में से ये दो टर्म हम लोग को बता दिया है कि एक तो एक्स स्क्वायर है और एक वाला एक्स क्यूब है, और इसके साथ में जो कोफिशिएंट है वो दोनों का दोनों कोफिशिएंट इक्वल है, ऐसा बात तुमको बता रखा है। चलो अब क्या चाहिए इसको, अब बोलते हैं कि यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना के, उसका वैल्यू बताओ हमको। तो ठीक है, फिर चलो शुरू करता है, देखते हैं क्या करना पड़ेगा इसमें। तो ये जो टर्म है, अब ये 10 में से कौन सा टर्म है हमको तो पता नहीं है, तो हम लोग लेट ले लिया, लेट TR+1 जो है वो पहला वाला टर्म है, ठीक है, ये वाला। तो इसको बैठाओ टर्म का फॉर्मूला, टर्म का फॉर्मूला तुमको मालूम ही है क्या होता है, NCR A का पावर n माइनस R इंटू B का पावर R, ठीक है, ये क्या है, टर्म का फॉर्मूला है। इसको याद रखना, बहुत सारा क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाता है। तो इसको हम लोग पुट कर दिया, NCR, n मतलब 9, C R का वैल्यू नहीं पता, A यहाँ पे 3 है, इसका पावर n माइनस R है, और ये B है kx, इसका पावर r है। यहां से हम लोग क्या किया, x को अलग कर दिया और बाकी नंबर को अलग कर दिया। अब तुम यहाँ पे देखो x का पावर कितना दिख रहा है, r, ठीक है, x का पावर कितना दिख रहा है, और x का पावर होना कितना चाहिए, पहले वाला यहाँ पे 2। इसका मतलब ये है कि ये जो r का वैल्यू है ना वो 2 होना चाहिए। ये समझ में आ गया कि r का वैल्यू 2 होना चाहिए, मतलब हमको ये मिल गया, इसमें जहां जहां r है वहां हम लोग 2 पुट करेगा। चलो ठीक है, अब तुम दूसरे वाले में आ जाओ, सेम कहानी, TR+1 लेके चला, वैल्यू में पुट किया इस फॉर्मूला में, और यहां से हम लोग x को अलग किया। अब यहाँ पे देखो x का पावर r दिख रहा है और x का पावर होना कितना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि x का पावर जो है वो, x का वैल्यू, r का जो वैल्यू है वो 3 है। आगे समझ में। अब दोनों टर्म का तुमको हिसाब किताब मिल चुका है, ये रहा पहला वाला और ये रहा दूसरा वाला। अब तुमको क्या मालूम है कि क्वेश्चन तो बोल ही रहे दोनों का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है। कोफिशिएंट मतलब ये वाला चीज यहां से लेके यहां, ठीक है, ये रहा चीज यहां से लेके यहां तक। तो हम लोग यहाँ पे बैठा लिया, ये रहा, यहाँ हम लोग बैठा लिया इसको, पहला वाला ये रहा, दूसरा वाला ये रहा, बैठा लिया, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है ना। कोफिशिएंट तो जैसे कि मान लो 10 इज इक्वल टू 10, इसका कोफिशिएंट 10 है, ये भी 10 है, तो दोनों तो 10 है ना, तो इक्वल होना पड़ेगा इसको। तो ये रहा, बैठा दिया हम लोग इक्वल। अब क्या करना है तुमको, अब तुमको सॉल्व करना है, ये जितना भी ये चीज वगैरह दिख रहा है इसको छोटा करो, काट छाट के, NC2 का वैल्यू NC3 का वैल्यू निकालो, निकाला इधर। इसके बाद में ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6। उसके बाद आगे बढ़ो, इसको सॉल्व करो, थोड़ा काट उठ के छोटा करो, तो तुम यहां पहुंचा। अब एक काम करता है, ये जो नंबर है इसको एक तरफ कर देता है, ये वाला चीज है ना ये इसके नीचे आ जाता है, ठीक है, और ये जो k है ये K3 इधर ही रहेगा, K2 इसके नीचे आ जाएगा। तो K3 ऊपर में है और K2 तो ऊपर में तो एक ज्यादा है, तो काटेगा तो एक तो K बचेगा, और इसको भी काटो, काट छाट के देखो क्या कितना मिलता है। तो 3 इंटू 3 मतलब 9, तो 9/7 होना पड़ेगा। एक बार फिर से बढ़िया से समझ जाओ इसको, ये हम लोग एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये हम लोग एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें टोटल यहाँ पे 9 दिख रहा है, n का वैल्यू 9 है, मतलब जो टोटल जो यहाँ पे टर्म बनेगा वो 10 टर्म बनेगा। 10 टर्म में से कोई एक टर्म है जिसमें x का स्क्वायर है और एक टर्म है x क्यूब है, और इसके साथ में कुछ कोफिशिएंट है, इसके साथ में भी कोफिशिएंट है, और दोनों का जो कोफिशिएंट है वो सेम टू सेम है, ठीक। अब ये कौन सा टर्म है हमको नहीं मालूम, ये भी कौन सा टर्म है हमको नहीं मालूम, तो हम लोग बैठा लिया यहाँ पे टर्म का फॉर्मूला में। अब हम लोग यहाँ पे क्या किया, इस x को अलग कर दिया और जो नंबर है इसको अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखो x r दिख रहा है, x का पावर r दिख रहा है, लेकिन हम लोग तो ये मान के चला है ना कि x का पावर स्क्वायर होना चाहिए, यानी r का वैल्यू जो है वो तुम्हारा 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे और भी बहुत सारा r है, तो पुट करो जहां जहां r है, ये रहा, लेके आ गया हम लोग। अब दूसरे वाला टर्म में आओ, दूसरा वाला टर्म में भी बैठा दिया, और यहाँ पे r दिख रहा है, r मतलब 3 होना चाहिए, तो ये रहा। अब तुम बोलिए कि इन दोनों को इक्वल क्यों किया, यहाँ से इक्वल क्यों किया, क्योंकि हम लोग को क्या मालूम, हमको तो मालूम है कि कोफिशिएंट जो है वो दोनों का इक्वल है, मतलब इसको तुम तोड़ेगा फोड़ेगा कुछ भी करेगा तो दोनों का जो कोफिशिएंट है ना वो सेम मिलेगा। मान लो एक का 15 मिला तो दूसरा का भी 15 मिलेगा,
ठीक है, मतलब इसका एक्स स्क्वायर 15, एक्स क्यूब 15 ऐसा होना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को सिर्फ 15 ही उठाया है ना, एक्स वाला पार्ट तो उठाया ही नहीं है, एक्स वाला पार्ट तो अलग कर दिया हम लोग। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि 15 इज इक्वल टू 15 लिख सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या किया है, हम लोग उठा लिया है यहाँ पे और इसको सॉल्व किया, तो ले दे के हम लोग यहाँ पहुंचा कि k का वैल्यू 9/7 है। आगे समझ में? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसमें भी एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब है। इन द एक्सपांशन दिस आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सेम क्वेश्चन है जो लास्ट अभी जो क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन है। इफ द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट तुम समझ ही रहे, ऑफ दिस, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट दोनों सेम है। किसमें? इसको जब तुम खोलेगा तब। फिर से एक बार थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो टोटल देखो यहाँ पे तुम्हारा 7 टू n दिख रहा है, 7 दिख रहा है, n मतलब टोटल 8 टर्म बनेगा ना। उसमें से एक्स स्क्वायर है एक और एक एक्स क्यूब है। इन दोनों का जो कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वल है। अब पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है। टर्म वाले फॉर्मूला में आ जाता है, TR1 प्लस कंटेन्स दिस। पहला टर्म ये है, तो पहला टर्म ये है, इसको तुम खोला, और दूसरा टर्म ये है, इसको भी तुम खोला, और यहाँ पे x देखो, x का पावर r दिख रहा है। r दिख रहा है मतलब क्या, r का वैल्यू 2 होना पड़ेगा, तो ये रहा 2। दूसरे वाले टर्म में आ जाओ, यहाँ पे x का वैल्यू r दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्यूब होना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो तुमको x पहले r में 2 मिला और दूसरे में 3 मिला। अब तुम कोफिशिएंट उठा लो। कोफिशिएंट मतलब उसका जो आगे वाला जो नंबर है ना, x को छोड़ के उसको उठा लो। ये रहा, उठा लिया तुम, और दूसरे वाले को भी उठा लो। अब तुमको क्वेश्चन तो बोल रहा है ना कि दोनों को कोफिशिएंट सेम है, कोफिशिएंट तो समझ रहा है, आगे वाला नंबर। तो ये रहा, दोनों को कोफिशिएंट उठा लिया, इसको हम लोग सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में तुमको यहाँ पे देखो कितना मिला है, a इज इक्वल टू 35/21। तो ले दे के यहाँ पे हम लोगों को मिला है a का पावर, ठीक है। तो इसको तुम लोग सॉल्व खुद से करना। हम बस प्रोसेस बता सकता है कि इस प्रोसेस से जाना है, बाकी सॉल्व कैसे करना है, उसको कैसे आसान तरीके से सॉल्व करना है, वो तुम लोग समझ रहे हैं। अब अगर हम ये भी बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है, इसको क्या काटना है क्या नहीं काटना है, उतना तो देखो अभी क्लास 12 में पढ़ रहा है तुम लोग, उतना तुमको आ जाना चाहिए, ठीक है, उतना तुमको समझ में आ जाना चाहिए। हम बस तुमको प्रोसेस बताएगा कि इस प्रोसेस से जाना है और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। मेरा काम ये है हमको ये बताना कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे इसको आगे बढ़ना है इसको लेके, ठीक है। कहानी हम समझा सकता है, बाकी उस कहानी को कैसे तुमको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में आओ। इफ इन द एक्सपांशन द कोफिशिएंट this term be equal to the coefficient of this term, find the value of r। सेम क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ कहानी इसमें अलग है नहीं। ये है मेन एक्सप्रेशन, इसके अंदर एक टर्म है, ये रहा, ठीक है, और एक दूसरा टर्म है, और इन दोनों का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, ठीक है, कोफिशिएंट इक्वल है। तो ये एक टर्म है, ये टर्म, ठीक है, ये टर्म है। तो ये पहला वाला टर्म को ले लिया हम लोग। ये टर्म क्या है, एक्स आर, ये इस तरीके से ये पहला वाला टर्म है, ठीक है। तो इस टर्म को ले लिया, यहाँ पे r का वैल्यू ये है, ठीक है, n का वैल्यू 32 है, तो बैठाओ 32c 3r, फिर a ये रहा n माइनस r और b का पावर r, ठीक। तो यहाँ से x का वैल्यू अलग करो और ये अलग करो, क्योंकि हमको कोफिशिएंट से मतलब है, ठीक है, कोफिशिएंट से मतलब है, तो ये वाला हम लोग लेगा। अब दूसरे वाले में आ जाओ। दूसरा वाला टर्म है TR+5, लेकिन देखो ये वो वाले अप्रोच में नहीं जा रहा है, मतलब TR+1 में नहीं जा रहा है, तो इसको पहले लेके आना पड़ेगा वैसा कंडीशन में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकता है, TR+4+1, मतलब इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। एक तो अलग से हमको चाहिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम लोग खोलेगा तो हमको तो यही मिलेगा TR+5, तो यही हो जाने वाला है, समझ रहा है। तो लेकिन हम लोग इसको इस तरीके से लेगा। समझ में आ गया कि इसको हम लोग इस तरीके से क्यों ले रहा है, क्योंकि हमको TR+1 वाले फॉर्मेट में चाहिए, तो हम ले लिया इसको। अब हम लोग फॉर्मूला में लगा दिया और हम ये रहा, ठीक है, इसका n वाला पार्ट ये रहा, कोफिशिएंट वाला पार्ट,
और ये पहले वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट वाला पार्ट ये है। अब क्वेश्चन तो बोल ही रहा है ना कि इन दोनों का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, इन दोनों का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, बैठा दिया। अब तुमको करना है इसको सॉल्व। तो एक काम करो, इसको आसानी से अगर सॉल्व करना है, इसको अगर आसानी से सॉल्व करना है तो एक तरीका है, ठीक है। यहाँ पे एक अपने पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या बोलता है, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो यहाँ पे आ जाओ, ये रहा एन सी आर, इसको तुम इस वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट करो, एन सी एन माइनस आर, ठीक है। इधर रहने दो, कुछ मत करो इधर। 32c गया तो क्या बचा, 32 माइनस 3r और r प्लस 4। यहां से तुम सॉल्व किया और r का वैल्यू निकाला 7। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको। देखो करना यहाँ पे ये है कि तुमको दो टर्म यहाँ पे दे दिया है, एक पहला ये टर्म है और दूसरा ये टर्म है, और मेन जो एक्सपांशन है वो ये है, इसके अंदर ये दो टर्म है। अब ये दो टर्म में ये जो दो टर्म है इसका जो कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वल, सेम कहानी है। तो तुम क्या किया, पहले वाले का कोफिशिएंट निकाल लिया, दूसरे वाले का भी कोफिशिएंट निकाल लिया। अब क्वेश्चन बोलते हैं कि दोनों का कोफिशिएंट जो है वो इक्वल है, तो हम लोग इसको सॉल्व किया और r का वैल्यू निकाल दिया। बस इस फॉर्मूला को याद रखना, ये जरूरी है, इससे तुम्हारा क्या होगा, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वरना ये बहुत लेंदी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन एक जैसा ही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द एक्सपांशन दिस, ये मेन एक्सपांशन है, इफ द कोफिशिएंट r टर्म, यहाँ पे एक टर्म दे दिया है r टर्म, एंड ये एक टर्म है और दोनों का जो कोफिशिएंट वो इक्वल है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ r, तो तुमको r का वैल्यू बताना है। तो हम लोग पहला जो टर्म है वो है, लेकिन हमको क्या मालूम है, हमको तो r प्लस 1 वाले फॉर्मेट में चाहिए। तो हम लोग क्या करेगा, इसको t r माइनस 1 इस फॉर्मेट में इसको ले लेगा। इस फॉर्मेट में क्यों लिया है, क्योंकि देखो अगर इसको हम लोग वापस अगर खोले तो ये 1 से 1 गया, r ही बचा ना, तो वही मिल रहा है। बस क्योंकि हमको इस फॉर्मेट में लेके आना है तो हम लोग बस इसलिए यहाँ पे ये लगा रहे हैं। फॉर्मूला तुमको मालूम है, टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला तुमको मालूम ही है, एन सी आर ए का पावर एन माइनस आर बी का पावर आर, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अनुसार ही काम करना है। तो चलो हम लोग यहाँ पे बैठा दिया और x वाला पार्ट को अलग कर दिया और हमको ये कोफिशिएंट इसका मिल चुका है। दूसरे वाले टर्म में भी आ जाओ, दूसरा वाला टर्म दिया है r प्लस 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। ये रहा, बैठा दिया। यहाँ से देखो इसको हम लोग सॉल्व किया, ये x वाला पार्ट अलग कर दिया और ये वाला पार्ट अलग कर दिया। अब क्योंकि दोनों का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, ये रहा और ये रहा। अच्छा एक बात तुम यहाँ पे पूछेगा हमको कि ये जो 1 है इसको क्यों छोड़ दिया, इन दोनों में 1 है, इसको क्यों छोड़ दिया। क्योंकि देखो 1 का पावर अगर हम 10 देना, ठीक है, 1 का पावर अगर हम 10 दे तभी भी 1 ही होगा। 1 को पावर अगर हम कुछ भी दे दे 30 तभी भी 1 ही रहेगा। इसीलिए इस वाला जो पार्ट है इसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो 1 का कितना भी पावर रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इस वाले पार्ट को तुम यहाँ पे जो चीज है इसको तुम छोड़ के सिर्फ ये वाला भी ले सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो r का वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा, तो यहाँ पे भी r1 इज इक्वल टू कुछ हो जाएगा, तो इसको भूल जाओ, इसको काम नहीं है। r का जितना भी पावर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ इसको लिए है और यहाँ पे हम लोग बैठा दिया इसको। अब वापस तुम देखो, ये रहा और ये रहा दोनों, फिर से हम लोग इस चीज को देखो, यहाँ पे वापस से हम लोग एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर इस फॉर्मूला में बैठाया है इस वाले पार्ट को, ठीक है। ये एन सी आर है, ये एन सी एन माइनस आर, इससे क्या होता है ना, ये आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और ये सिर्फ एक ही तरफ लगाना है। तो यहाँ से देखो ये 20 चला गया, तो तुम्हारे पास में क्या बचा, ये वाला पार्ट, इसको सॉल्व कर दो, काम हो जाएगा। अब तुम बोलेगा कि इस वाले फॉर्मूला को लगाना कब है, तो देखो तब तुम तभी लगा सकता है जब दोनों में ये ऊपर वाला जो पार्ट है दोनों में सेम, इस तरफ भी 20 है, इस तरफ भी 20 है, तब तुम इस वाले फॉर्मूला को लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। तो इसको इस वाले चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन था वो सारा हम लोग बना लिया है, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन था, तो अब तुम लोगों का काम यहाँ से शुरू होता है, समझने का समझ गया सब कुछ। अब जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा खुद से बनाओ, एक्सरसाइज वाले में जाओ, जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं बनाया हम लोग
उन सबको बनाओ, खुद से बनाओ, देखो कहाँ गलती हो रहा है, और जो भी गलती है उस पर काम करो। जब तक तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगा तो काम नहीं होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको। तो चलो फिर हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट वाला चैप्टर शुरू करेगा। नेक्स्ट वाला चैप्टर हम लोग शुरू करेगा प्रोबेबिलिटी। तो चलो फिर।